सबको नमस्कार, जय श्री राम। आप सब लोगों का इस नए लेक्चर में स्वागत है। मैं डॉक्टर अजय कुमार शर्मा, प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, एसपीएस गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आप सब लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कल का लेक्चर हमारा इंडियन ओशियन के ऊपर था, जो सामान्य इंट्रोडक्शन दिया था मैंने, सामान्य परिचय दिया था। आज का लेक्चर उसी से संबंधित है, लेकिन थोड़ा बढ़ के है। यानी कि आप कह सकते हैं कि इंडियन ओशियन की जो स्ट्रेटेजिक और जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस है, सामयिक और भू राजनीतिक महत्व है, उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। और आपको बता दूं मैं, ये इस समय जियोपॉलिटिकल का विश्व में, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से विश्व में एक बहुत बड़ा हॉट स्पॉट है, हॉट ओशियन या हॉट रीजन है। और इसके बारे में भारत का महत्व, भारत के लिए इसका महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि भारत बिल्कुल इसके ऊपर है और नीचे कोर्टयार्ड के रूप में, उसके मैदान के रूप में पूरा का पूरा हिंद महासागर, अथाह जल का भंडार भरा पड़ा है संसाधनों से, जिनके ऊपर भारत का अधिकार सबसे पहले है। और यही वो महासागर है जो हमको मानसून की वर्षा देता है। कल्पना कीजिए कि हमारी पोजीशन यहाँ नहीं होती, या साउथ में इंडियन ओशियन नहीं होता, तो मानसून हमें प्राप्त नहीं होता। और मानसून प्राप्त नहीं होता तो हमारे यहाँ पे कृषि नहीं होती, क्योंकि ऐसा माना जाता रहा है कि भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है। तो कृषि के लिए मानसून बहुत आवश्यक है, और इसी महासागर से हमको सारा का सारा मानसून प्राप्त होता है। लगभग 90% जो रेनफॉल होती है, मोर देन 90% रेनफॉल या वर्षा जो होती है, वो हिंद महासागर से आए हुए मानसून के द्वारा ही होती है। तो हमारे लिए ये सामयिक दृष्टि से, भू राजनीतिक दृष्टि से, अन्य देशों से संबंध स्थापित करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही जो पूरा का पूरा विश्व सिनेरियो जो इस समय बदल रहा है जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सब दृष्टि से ये ओशियन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आज हम इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि इस समय ये पूरा का पूरा महासागर, हिंद महासागर दुनिया की आंखों में खटकने लगा है, विशेषकर चीन के, क्योंकि चीन एक बदमाश देश है। देखिए, स्पष्ट बात है, उसने पूरे के पूरा साउथ चाइना सी के ऊपर अपना क्लेम किया है, उसको अधिकार उसको अधिकृत करने की कोशिश की है गैर कानूनी रूप से, जबकि उसका अधिकार नहीं है वहां पर। तो उससे प्रभावित हो रहे हैं कौन कौन से देश? वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनाई, जापान, साउथ कोरिया और ताइवान। ये सब उससे प्रभावित होते हैं और परेशान हो रहे हैं। अब चाइना ने 2005 के बाद में, जब वो इकोनॉमिक थोड़ी पावर बन गया, उसके बाद में अपना नेवल बेसिस को या अन्य महासागरों में या अन्य देशों में स्थापित करने का प्रयास किया, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी की तरह से। तो यहां पर आप देखिए कि पहला जो प्रयास था वो उनका जियोपॉलिटिकल थ्योरी ऑफ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। ये एक पॉलिटिकल थ्योरी लेकर आए, वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, मतलब कि एक पूरे के पूरे महासागर को आप पिरो दें मोतियों से। और मोती कैसे? कि पोर्ट्स या बंदरगाहों का विकास किया जाए, देशों को बहुत ही ऊंचे दामों पर ब्याज दिया जाए और उनके पोर्ट्स को विकास किया जाए, हार्ड टर्म्स और कंडीशंस रखी जाएं, जिससे वो देश अगर पूरा नहीं कर पाए तो उस पूरे के पूरे क्षेत्र पर 90 साल या 100 साल या उससे अधिक लीज पर लेकर एक प्रकार से अपना अधिकार कर लिया जाए, और मिलिट्री और नेवल बेसिस को वहां पर स्थापित किया जाए, कई प्रकार के सर्वेलेंस वगैरह लगाए जाएं, जो आसपास के देशों में जासूसी करने के लिए या वहां से जाते हुए जहाजों और टैंकर्स और वेसल्स वगैरह पर निगाह रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि हिंद महासागर एक बहुत बिजी रूट है। इसमें जो सी लेन्स वगैरह हैं और कम्युनिकेशंस के, ट्रांसपोर्टेशन के जो व्हीकल्स हैं या केबल्स वगैरह हैं,
और विभिन्न किस्म के मैरिन टाइप ऑफ रिसोर्सेस हैं, वो बड़े रिच हैं। तो आने वाले समय में अमेरिकन रिपोर्ट भी आई थी करीब 2000 में, उसमें भी ये कहा गया था कि भविष्य में आने वाला जो सबसे बड़ा शक्ति और संसाधनों का क्षेत्र होगा वो हिंद महासागर होगा। तो इन सब दृष्टि से, इन सब पॉइंट से, इन सब बिंदुओं से हिंद महासागर का महत्व बहुत बढ़ जाता है। तो भारत को घेरने के लिए चाइना ने एक जियोपॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक थ्योरी लेके आया, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की, कि भारत को घेरेंगे। भारत को घेरेंगे कैसे? उसने बंदरगाह उधार लेने की कोशिश की देशों से, और किस किस से लिया आप देखिए। म्यांमार से एक बंदरगाह लिया, उसको यहाँ पे विकास किया। फिर बांग्लादेश से चिटगांव लिया, उसको यहाँ विकास किया। श्रीलंका से हरमटन बंदरगाह लिया, उसको विकास किया। माले का जो बंदरगाह है उसको विकास किया, और साथ ही जो चाहबार पाकिस्तान, जो ग्वादर जो बंदरगाह है पाकिस्तान में, उसका विकास किया। तो एक प्रकार से इसने भारत को, हमको चारों तरफ से इनसे घेर लिया है। यही स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का एक पार्ट है, जो भू राजनीतिक सिद्धांत है, और इनके ऊपर भारी इन्होंने, इस देश ने, चाइना ने इन्वेस्टमेंट किया है, कई हजारों ट्रिलियंस डॉलर्स यहाँ के बंदरगाहों के विकास करने के लिए और अपने नेवल बेस और आर्मी बेस बनाने के लिए इसने काम किए हैं। खुद का इंटरेस्ट ज्यादा है, दूसरों का कम है। इसी को ध्यान में रखते हुए जब ये आगे बढ़ते थे, OBOR एक प्रोजेक्ट इससे संबंधित है, जो यहाँ लिखा है OBOR। इसका मतलब होता है वन बेल्ट वन रोड, एक बेल्ट एक रोड। कि इन देशों में, जो मध्य पूर्व के देश से लेकर यूरोप तक के जो देश हैं, जिसमें पाकिस्तान और एशिया के भी कुछ देश हैं, बांग्लादेश, म्यांमार और वियतनाम तक के जो देश हैं, वहां पर सड़कें बनाई जाएं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए और कम्युनिकेशंस के लिए सड़कें बनाई जाएं। और उन सड़कों का उपयोग चाइना ज्यादा करेगा अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। साथ ही वो दूसरे देश भी, उनको जो संबंधित देश हैं, वो भी उनको उपयोग करने की उनको परमिशन होगी, लेकिन ज्यादा अधिकार, जो डोमिनेंट पोजीशन होगी, वो चाइना की होगी। और बहुत ऊंचे रेट में उनको इंटरेस्ट दे रहा है वो, और साथ ही यहाँ पर उनके ही संसाधनों का उपयोग करते हुए इन रोड्स वगैरह का विकास कर रहा है, डेवलप कर रहा है। भारत ने अपने आप को इससे अलग रखा है। भारत ने इसका विरोध किया है, क्योंकि वन बेल्ट वन रोड वाले पोर्शन में जो पाकिस्तान से होकर सीपैक बन रहा है, सीपैक मतलब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसमें हमारे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का नॉर्थ वेस्ट पार्ट का बहुत बड़ा पोर्शन आ रहा है। भारत ने विरोध किया है कि ये पार्ट हमारा है, इसलिए आप इसके ऊपर ये रोड किसी भी प्रकार से नहीं बना सकते, इसलिए हम इस वन बेल्ट वन रोड आपका जो प्रोजेक्ट है, इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। इससे चाइना के इंटरेस्ट को बहुत ठेस लगी। ठेस इसलिए लगी कि यूरोपियन कंट्रीज, इटली, फ्रांस, जर्मनी और दूसरे नॉर्थ ईस्ट कंट्रीज हैं, उन सब ने स्वीकार कर लिया है। भारत ने स्वीकार क्यों नहीं किया? भारत की कैसे इतनी हिम्मत हुई कि उसने स्वीकार नहीं किया हमारे प्रोजेक्ट को? उसको तो पहले करना चाहिए था, क्योंकि 1962 में वो देख चुका था कि भारत को कितना कमजोर कर दिया था। हमारा कश्मीर का, लद्दाख वाला क्षेत्र का 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का पार्ट जो है, जिसे अक्साई चिन्ह भी बोलते हैं, सही नाम इसका अक्षय चिन्ह है। अक्षय चिन्ह या अक्साई चिन्ह, वो 1962 के वार में चाइना ने हमारे से छीन लिया था, अवैध कब्जा कर लिया था। इसलिए वो पूरा का पूरा पोर्शन चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर कहलाता है। तो हमने यहाँ पर इस पॉइंट का विरोध किया, OBOR का विरोध किया, सीपैक का विरोध किया। जो सीपैक जो बनाया जा रहा है कश्मीर से लेकर और हमारे कश्मीर वाले पार्ट से होते हुए, जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है उससे होते हुए, ये ग्वादर जो कि बलोचिस्तान में एक बहुत बड़ा डीप सी पोर्ट है, उसको विकसित कर रहे हैं ये। और ये कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए एडवांटेज होगा। मान लीजिए अगर ये पोर्शन मलाक्का वाला स्टेट, इंडिया, पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका
और जापान बंद कर देता है, तो इसका तो ट्रांसपोर्टेशन और व्यापार ट्रेड ही पूरा 80% यहां से होता है चाइना का, तो इकोनॉमिकली इसकी डेथ हो जाएगी। तो इसको इससे बचने के लिए एक एक्स्ट्रा मार्ग ये वाला लेके आए हैं। ये आप देखिए, मैं इसको मैप में बताता हूँ। ये जो ग्वादर पोर्ट है और यहाँ काशगर है, यहाँ से होते हुए ये एक पूरा का पूरा रोड बना रहे हैं जो हमारे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से भी गुजर रहा है। तो ये ग्वादर पोर्ट है और ये पूरा का पूरा सी पैक यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिसका हम विरोध करते हैं। भारत ने इसका विरोध किया है क्योंकि कश्मीर से होते हुए ये हमारे कश्मीर वाले पार्ट से होकर गुजर रहा है, जो कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है संवैधानिक रूप से। और हमारी संसद ने जो 1993 में जो एक बिल पास किया था, सभी सांसदों ने, उसके मुताबिक पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, चाहे वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर हो, चाहे वो चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर हो। इसलिए हमने इसका विरोध किया और विरोध कर रहे हैं। इसी को काउंटर करने के लिए भारत ने यहाँ पर चाबार पोर्ट ईरान में विकसित किया था। तो शुरू में इसमें यहाँ से कांदला से होते हुए व्यापार भी शुरू हुआ, लेकिन ईरान के कुछ इंटरेस्ट अलग थे अपने, तो ईरान ने बाद में उस योजना को निरस्त कर दिया और उसके ऊपर अब चाइना कार्य कर रहा है। एक और पार्ट है मैरीटाइम सी रूट, यानी कि महासागरों से होते हुए सिल्क रूट का बनना। ये सिल्क रूट इस रूप में थे कि यातायात और कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और साम्य के और भू राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा का पूरा जो डेवलपमेंट है, पूरा का पूरा जो विकास है चाइना कर रहा है, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ उनका इंटरेस्ट है और यूएसए को वहां से हटाकर वर्ल्ड पावर बनना है, विश्व में प्रथम स्थान पर उनको रैंकिंग करनी है अपनी। यही उनका उद्देश्य है और इसके लिए उन्होंने कई प्रकार के अवैध कार्य भी किए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि फिलीपींस है, ताइवान है और वियतनाम है, ब्रुनेई है, मलेशिया है, उन तक के जो समुद्री क्षेत्र हैं उनके ऊपर अपना क्लेम उसने बताया है। और इन देशों ने जब लॉ ऑफ सीज कम्युनिकेशन में अनकोल कम्युनिकेशन जो बॉडी है उसमें अपील की थी, तो वहां पर भी जाकर इसने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखा और ये कहा कि पूरा का पूरा साउथ चाइना सी जो है वो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और सामयिक और भौगोलिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा है, उसके ऊपर अधिकार हमारा है, जो कि एक बहुत बड़ा गिरा हुआ कार्य मानता हूं मैं। कि दूसरे देशों को अधिकृत करना, एक प्रकार से आप कह सकते हैं ये एक नया साम्यवाद शुरू किया गया है, नया साम्राज्यवाद विकसित किया गया है चाइना के द्वारा, जो अननेसेसरी लोगों को, कंट्रीज को, गरीब कंट्रीज को, कमजोर कंट्रीज को या जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनको परेशान करके उनको ऊंचे इंटरेस्ट रेट पर पैसे देकर या उनके क्षेत्रों में विकास करके एक प्रकार से अनैतिक रूप से वहां पर अपने अधिकार स्थापित करने की कोशिश चाइना के द्वारा बहुत लंबे समय से की जाती रही है। तो भारत ने इसका विरोध किया है। अब भारत क्योंकि किसने चारों तरफ से आप देखिए यहां से घेरने की कोशिश की है, तो उसके एवज में भारत ने क्या किया, यह भी प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो भारत ने कुछ इसका विरोध किया और इस प्रकार की इसको काउंटर करने के लिए अपनी पॉलिसीज वो लेके आए। उसमें सबसे पहला था लुक ईस्ट पॉलिसी, यानी कि पूर्व के जो देश हैं, आप जानते हैं कि दुश्मन जो होता है वो हमारा दोस्त होता है। तो जितने भी चाइना के दुश्मन देश थे ईस्ट में, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे फिलीपींस हो, चाहे कोरिया हो, चाहे जापान हो, चाहे मलेशिया हो, चाहे ब्रुनेई हो, चाहे
आपके हिंद चीन हो, इंडोनेशिया हो, सिंगापुर हो, थाईलैंड हो, इन सबको हमने अपना मित्र देश बनाया ईस्ट में। लुक ईस्ट पॉलिसी, मतलब अब वेस्ट की ना ओर देखकर ईस्ट के देशों के ऊपर ध्यान दिया जाए। उसमें ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल किया, छोटे छोटे जो आइलैंड्स जो इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं पैसिफिक ओशियन में, उनको भी शामिल किया। और ये भारत की एक बहुत बड़ी विजय मानता हूं मैं। इससे इन देशों और भारत के बीच में बहुत ही अच्छे राजनीतिक और कूटनीतिक संबंध विकसित हुए, जो चाइना के लिए सरदर्द बने हुए। भारत तो वियतनाम को अपने ब्रह्मोस मिसाइल तक देने के लिए तैयार है, उसके ऊपर बात भी चल रही है, और कई प्रकार के आर्म्स वगैरह वहां पर दे रहा है। इसी प्रकार से इसको काउंटर करने के लिए भारत ने अपने नेवल बेस भी इंडो पैसिफिक या साउथ चाइना सी में अपने शिप्स को भेजा है। उससे भी चाइना प्रेशर में आया है, और असली प्रेशर में यहां पर लद्दाख में आया है। वो लद्दाख में जो कार्रवाई चाइना ने पिछले कुछ समय से की है, और हमारी आर्मी ने जिस प्रकार से उनको हर क्षेत्र में पीटा है पूरी तरह से, और इम्पोर्टेंट हाइट्स वाली पीक्स हमने जो अपने अधिकार में ली हैं, उससे चाइना बहुत ही बैकफुट पर है। उनका जो ग्लोबल टाइम एक जो सरकारी भोंपू अखबार और मीडिया है, वो कई प्रकार की वाहियात बातें कर रहा है, भारत को डराने की कोशिश कर रहा है। और इस भारत देश में बैठे हुए चाइना के जो पिट्ठू हैं, चाइना के जो पाले हुए लोग हैं, वो भी हमारी सरकार की और हमारी सरकार की नीतियों की बुराइयां कर रहे हैं। वो चाइना का पक्ष ले रहे हैं। बड़ी बड़ी पार्टीज के नेता वगैरह एमईयू करके आते हैं और अपने एजेंडे को चलाते हैं। चाइना के काउंसलर से या चाइना के एम्बेसडर से गुप्त रूप से जाके मिलते हैं, मीटिंग करते हैं। जब बाहर बात आउट होती है तो वो कहते हैं कि हम तो मिले ही नहीं। बाद में फोटोज और दूसरे वीडियोज वगैरह आते हैं तो फिर चुप हो जाते हैं। तो ये एक प्रकार से एंटी नेशनल एक्टिविटीज विपक्ष के द्वारा की जा रही है, क्योंकि चाइना ने अब कोई एंटी नेशनल एक्टिविटीज में क्यों शामिल होगा? जब तक बहुत बड़ा सम या अमाउंट उनको नहीं दिया जाएगा, तब तक वो, या उनके खुद के इंटरेस्ट नहीं होंगे, तब तक वो इस प्रकार की एंटी नेशनल एक्टिविटीज में शामिल नहीं होंगे। तो हमने यहां पर भी काउंटर किया, और यहां पर भी लुक ईस्ट पॉलिसी के द्वारा भी चाइना को काउंटर करने की कोशिश की, और इसमें हम काफी सफल हुए। अब इस पे जो लुक ईस्ट पॉलिसी है, मैंने आपको बताया वियतनाम, साउथ कोरिया है, जापान है, फिलीपींस, इंडोनेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर देश हैं। साथ ही म्यांमार में एक पोर्ट है जो सिट्रा पोर्ट है। यहाँ पर ये वाला, ये सिट्रा पोर्ट को, पूरे के पूरे पोर्ट को हम विकसित कर रहे हैं, यानी कि इंडिया विकसित कर रहा है। और यहां से होते हुए नदी के द्वारा जाकर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को जोड़ने का कार्य चल रहा है। कि मान लो यहां पर चाइना ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर को रोक देता है, मान लीजिए ब्लॉक कर देता है, तो कैलकाटा से होकर हम इस सिट्रा बंदरगाह से होते हुए नॉर्थ ईस्ट हमारे जो स्टेट्स हैं वहां तक हमारी पहुंच आसान हो जाएगी, और उससे कम समय में होगी। अगर वहां पहुंचने में 30 घंटे लगते हैं, तो हम यहां से कैलकाटा और ये सिट्रा बंदरगाह से होते हुए यहां पर मुश्किल से आधे समय से भी कम समय में पहुंच जाएंगे। ये हमारी प्लानिंग है काउंटर करने के लिए चाइना को। दूसरा पार्ट है, यहां पर म्यांमार को सिट्रा बनाया जा रहा है विद क्वाड, QUAD क्वाड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। QUAD क्वाड ये क्या है? ये 4 देशों का एक समूह है, जिसमें यूएसए, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। क्वाड मतलब होता है 4 देश, चतुर दिशाई या 4 कोणों वाला कोई। तो 4 देश हैं, उसके 4 कोने हैं, 4 मित्र देश हैं। कौन कौन से हैं? यूएसए, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। अब इसको और भी ज्यादा आगे बढ़ाया जा रहा है। यूएसए और इंडिया ने कहा है कि इसको नाटो की तर्ज पर, नाटो में जो 30 कंट्रीज हैं उनमें इस प्रकार के जो संबंध स्थापित किए गए हैं, इस प्रकार की ट्रीटी साइन की गई है कि किसी भी देश पर अगर अटैक किया जाएगा तो वो सभी देश उसके खिलाफ, उस अटैक करने वाले देश के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे।
ऐसा ही कुछ यहां पर किया जा रहा है कि यूएसए, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और साथ में इन ईस्टर्न कंट्रीज को भी जोड़ने का प्रयास चल रहा है। जैसे वियतनाम है, साउथ कोरिया है, जापान है, फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, थाईलैंड और सिंगापुर। ये सारे 8-10 कंट्रीज मिलकर नाटो की तरह एक ग्रुप बनाएंगे और उसमें ये कंडीशन रखी जाएगी कि इनमें से किसी भी देश पर अगर कोई दूसरा देश जो इसका सदस्य नहीं है, जो इस क्वाड का सदस्य नहीं है, अगर अटैक करता है तो वो सारे के सारे 10 देशों पर अटैक समझा जाएगा और 10 देशों की सेना उस देश से लड़ेगी, उस देश को उससे लड़कर उसको परास्त करेगी। अगर ऐसा हो जाता है तो आप देखिए हमारे लिए, भारत के लिए और भारतीय कूटनीति के लिए एक बहुत बड़ी विजय होगी, एक बहुत बड़ा कार्य होगा जिसे लोग अभी बड़ा लाइटली ले रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये सारे के सारे कंट्रीज मिलकर नाटो की तर्ज पर, यूएसए और इंडिया चाहते हैं कि नाटो की तर्ज पर एक समूह देशों का 8-10-12 देशों का स्थापित किया जाए। हाँ, उसमें इजराइल को भी शामिल किया जाए, ध्यान रखने वाली बात है, और कुछ अरब कंट्रीज भी उसमें शामिल हो सकते हैं। समझ रहे ना आप मेरी? कुछ अरब कंट्रीज भी शामिल हो सकते हैं जो चाइना की एंटी हैं। तो चाइना ने जिन जिन देशों को परेशान कर रखा है, जो चाइना के दुश्मन देश है, वो हमारे मित्र देश हैं। ये चाणक्य नीति कहती है कि दुश्मन का जो दुश्मन है वो आपका मित्र है। तो इन देशों को, ईस्टर्न कंट्रीज को जो चाइना ने परेशान कर रखा है दादागिरी करके, गुंडागर्दी करके, वो सब, उन सबको हमने मित्र बना लिया है। और मित्र बना लिया है तो एक समूह में स्थापित कर रहे हैं, क्वाड में लेके आ रहे हैं और नाटो की तरह उसको विकसित कर रहे हैं। कई प्रकार के व्यापारिक ट्रेड से संबंधित, बिजनेस से संबंधित, मार्केट से संबंधित कई प्रकार की सुविधाएं इन देशों में दी जाएगी और सबसे बड़े सामयिक और भू राजनीतिक सुविधा होगी कि सारे के सारे कंट्री एक दूसरे से जुड़े होंगे और किसी भी कंट्री पे अटैक होगा तो सामूहिक रूप से वो सारे कंट्री उस दुश्मन कंट्री के खिलाफ लड़ेंगे। समझे ना? अभी ये एक बहुत बड़ा कार्य चल रहा है। यहां आप देखिए, गल्फ ऑफ ओमान को भी भारत ने विकसित किया है। गल्फ ऑफ ओमान पे एक पोर्ट बनाया है भारत ने और वहां पर नेवल बेस भी बनाए हैं। मालदीव में भी इसी प्रकार से कार्य चल रहा है हमारा, और मॉरिशस और सेशल आइलैंड में भी भारत ने अपने नेवल बेस और आर्मी बेस बनाए हैं चाइना को काउंटर करने के लिए, चाइनीज मूवमेंट पर निगाह रखने के लिए। और मेडागास्कर में भी अपने कुछ नेवल बेस या आर्मी बेस बनाए हैं। इसी प्रकार से जिबूती और ये वाला जो पॉइंट है, हरमोस वाला जो पॉइंट है, यह हरमोस बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्ट है जो कि इस इधर से होते हुए पूरे के पूरे इस पोर्शन को जोड़ता है। और यहां से ये बब अल मंडब जो पार्ट है, जो रेड सी से होते हुए इसको जोड़ता है पूरे के पूरे मेडिटेरेनियन सी को, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने आप रूट्स बनाए हैं जो सी लेन्स कम्युनिकेशंस कहलाते हैं, और कुछ चौक पॉइंट्स हैं, ये रेड ग्रीन कलर से जो बताए हैं मैंने, ये सारे इसके सारे चौक पॉइंट्स हैं। जैसे हरमन स्टेट है, बब अल मंडब स्टेट है, मोजाम्बिक चैनल है, मलाका स्टेट है। ये बड़े इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं जिनसे होते हुए, स्टेट मीन्स जल डमरू मध्य, दो स्थलीय भागों के बीच में सकड़ा पानी का पार्ट जो होता है, वो एक अच्छा और सुरक्षित बंदरगाह और रूट माना जाता है और उनसे होकर ही व्यापार होता है, शिप्स और वेसल्स वगैरह गुजरते हैं। तो आप देखिए कि हमारे द्वारा इस प्रकार से काम किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, जो मध्य पूर्व के जो देश हैं, मध्य एशिया के जो देश हैं, जिसमें तुर्कमानिया है, उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है और मंगोलिया है। मंगोलिया बिल्कुल चीन के ऊपर है और ये सारे कंट्री चीन को घेरते हुए हैं। इनसे हमने बहुत अच्छे राजनीतिक और कूटनीतिक संबंध स्थापित किए हैं और अपनी आर्मी को इन देशों में स्थापित करने का प्रयास किया है और किया है काफी हद तक। भूटान को भी हमने इसमें शामिल किया है। भूटान का पूरा जो रक्षा का जो
साइड है उसकी रक्षा हम करते हैं। हमारी इंडियन आर्मी वहां पे रहती है जो चाइना से उसकी रक्षा करती है। इतना काम चाइना के काउंटर में चाइनीज लोगों को या चाइनीज एग्रेशन को या चाइनीज चीनी साम्राज्यवाद को या विस्तारवाद को नियंत्रित करने के लिए भारत के द्वारा किए जा रहे हैं, और भारत के साथ जो उसके मित्र राष्ट्र हैं, एलाइज हैं, वो भी उससे जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि सबका इंटरेस्ट, दुश्मन जो होता है वो दोस्त होते हैं। दुश्मन के दुश्मन जितने भी होते हैं वो सब दोस्त होते हैं। तो ये दोस्तों का समूह एक नया विकसित हो रहा है। तो एक पूरी आप देखिए कि पूरी की पूरी तरह से भू राजनीतिक जो इकाइयां हैं वो बदल रही हैं, और भू राजनीतिक इकाइयां पहले भी मैंने आपको बताया ऐसा एक सी नहीं रहती। ये समय और स्थान और काल के मुताबिक इसमें परिवर्तन होता रहता है, परिस्थितियों के अनुसार हमेशा परिवर्तन होता रहता है। अब यहां पर एक और मैंने लिखा है मौसम प्रोजेक्ट, MAUSAM, मौसम प्रोजेक्ट इंडिया ने शुरू किया है। मौसम योजना। इस मौसम योजना का क्या, जितने भी साउथ के या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो एक कॉमन हेरिटेज या कल्चर या हिस्ट्री रखते हैं, जिसमें कंबोडिया है, वियतनाम है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, सिंगापुर है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, इनका एक ऐसा ग्रुप बनाना जो एक सी विरासत रखते हैं, एक सा इतिहास रखते हैं, वो सब एक साथ बैठें, इतिहास को जानें, समझें और अपनी साझा विरासत का आदान प्रदान करें। तो हम चाइना को बड़े इजी वे में मोल्ड कर सकते हैं, उसको काउंटर कर सकते हैं, उसको जवाब दे सकते हैं उसी के अंदाज में। और विश्वास कीजिए वर्तमान की सरकार उसी के अंदाज में चाइना को बल्कि उससे भी बढ़कर चाइना को जवाब दे रही है, क्योंकि ये वक्त वो नहीं रहा कि अहिंसा के हाथ जोड़कर बैठ जाएं और वो हमको पीट जाएं। ये नहीं होगा भैया। अब तो तुम जैसा करोगे उससे ज्यादा भरोगे, अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा। तो आप देखिए कि पूरे के पूरे हिंद महासागर की भू राजनीतिक और सामयिक महत्व विश्व में कितना बढ़ गया है, और किस तरह से पूरा का पूरा जो विश्व की महाशक्तियां हैं, अब इसमें रशिया का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होने जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही रशिया और इंडिया ने भी बंगाल की खाड़ी में अपने जॉइंट ऑपरेशंस किए, मिलिट्री जॉइंट ऑपरेशंस किए थे, और रशिया के द्वारा हमको हेल्प की जा रही है। कई प्रकार के आर्म्स एम्यूनिशंस भी रशिया के द्वारा हम प्राप्त कर रहे हैं। S-400 एक बहुत बड़ा एंटी बैलिस्टिक इक्विपमेंट है जो हम उससे खरीद रहे हैं, वो भी हमको इस प्रकार से मदद कर रहा है। यहाँ पर हमने फ्रांस के साथ, जर्मनी के साथ, अमेरिका के साथ कई प्रकार के जॉइंट ऑपरेशंस किए हैं इंडियन ओशियन में, अपनी स्ट्रेंथ को शो करने के लिए, अपनी शक्ति को शो करने के लिए। तो आने वाला समय इंडियन ओशियन और इंडिया का समय है, ध्यान रखिएगा। और इसके महत्व को भारत के फेवर में करने के लिए जो भी कुछ करना पड़े वो भारत सरकार को करना चाहिए और किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।